नमस्कार। रोशनी की एक और नई कड़ी के साथ मैं राखी जैन फिर आपके सामने हूँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। माँ कहते ही भावनाओं का एक सागर उमड़ता है, स्नेह का अभूतपूर्व एहसास होता है। और क्यों ना हो, ये रिश्ता तो जन्म से पहले जुड़ जाता है। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम का साकार रूप है। यूं तो एक औरत अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाती है, लेकिन माँ ही वो रूप है जो उसके अस्तित्व को पूरा करता है। मदर्स डे के मौके पर रोशनी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। चलिए अब शुरू करते हैं रोशनी का आज का सफर। दुनिया का हर बच्चा अपनी जिंदगी माँ बाप के सहारे गुजारना चाहता है, लेकिन कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही हुआ सिरोही की नीरू के साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जिस उम्र में हाथों में खेलने के लिए खिलौने और पढ़ने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए, उस उम्र में नीरू अपने छोटे भाई बहन की मां बन गई। पेश है हमारे खास कार्यक्रम रोशनी में नीरू की कहानी। नाबालिग मुखिया की दास्तां। परिवार के लिए रोशनी बनी नीरू। नाबालिग उम्र में संभाली घर की कमान, उठाई भाई बहन की जिम्मेदारी। समाज में बेटियों को आज भी पराया धन माना जाता है, लेकिन ये एक विडंबना है, क्योंकि जज्बा हो या जोश या फिर कोई जिम्मेदारी, बेटियों ने इसे बखूबी निभाया है, जिसके लिए उम्र भी बाधा नहीं बनी है। ऐसी ही जोश और जज्बे के साथ 16 साल की नीरू घर की मुखिया बनकर पूरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हालांकि नीरू खुद नाबालिग है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को बखूबी जानती है। उसे पता है कि उसके छोटे भाई प्रदीप और बहन पूनम का उसके सिवाय और कोई नहीं है। ऐसे में घर चलाने के लिए उसे जो भी काम मिलता है, उसे करने के लिए नीरू तल्लीनता के साथ जुट जाती है। 3 भाई बहना माँ बाप सली पूरा वर्षा जाइए जो घरे पड़ी है ने काका बेरा रही सरकार के कोई फायदे है न मजूरी करीने कम कर। खुद भले ही नहीं पढ़ पाई हो, लेकिन छोटे भाई बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अब नीरू के कंधों पर है, जिन्हें नीरू ने स्कूल में दाखिला तो दिला दिया, लेकिन पता नहीं कि उसकी इस पढ़ाई का अरमान पूरा होगा भी या नहीं। नीरू के सिर से बीमारी के चलते माता पिता का साया उठ गया, जिनकी मौत के दर्द को नीरू भुला भी नहीं पाई थी कि कुदरत के कहर ने नीरू के कच्चे घर को भी ढहा दिया, जिसके चलते अब नीरू अपने चाचा के साथ रह रही है। नीरू की ये दास्तां प्रशासन के उन तमाम वादों को तमाचा है जो रात दिन कहने से नहीं चूकते कि हम आम जन के साथ हैं। हमारा परिवार आर्थिक कमजोरी से गुजर रहा है और सरकार की ओर से हमारा कोई फायदा नहीं है। 4500 हमारी सैलरी है और इसमें दोनों परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। सरकार की ओर से कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। नीरू का परिवार बीपीएल श्रेणी में है। ऐसे में यदि नीरू को प्रशासन से थोड़ी भी सहायता मिल जाए, तो अपने हौसलों से नीरू उन तमाम आंधियों से लड़ सकती है जो उसकी राह में बाधा बने हुए हैं। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझते इस परिवार की खबर लेने वाला कोई नहीं है। ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बावजूद सहायता को आगे नहीं आ रही है। ग्राम पंचायत सदस्यों की ओर से मौका मुआयना कराने के बावजूद टालम टोल किया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे बाला न्याय योजना के समकक्ष गरीब और जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। तो इस लड़की है पूनम संग्रह, उसके बारे में जानकारी मिली है और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। उसके पूरा लाभ सरकारी योजना में जो भी होगा वो उच्चाधिकारी से संपर्क करके जितना भी हो सकेगा उनको दिलाने की पूरी कोशिश। मामले की जानकारी मिली है, राशन कार्ड मंगवा के देखा है, जो सरकारी योजना चलाई जा रही है पूरा फायदा दिलाने की कोशिश की जाएगी। परिवार के लिए रोशनी बनी नीरू की इच्छा है कि उसके भाई बहन को अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, लेकिन प्रशासन की नाकामी कहें या लापरवाही, आज भी ऐसे कितने ही घर हैं जिन्हें पालनहार जैसी योजनाओं से मिलने वाले लाभ का इंतजार है।
अब देखना ये है कि हमारी इस मुहिम के बाद प्रशासन क्या कर... एक ऐसी ममता की मूरत जिसने उन्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन लाखों बच्चों को ममता की असीम छांव दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिंदादिली की जिसने जन्म के बाद होश संभालते ही दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, जिसने अपनी जिंदगी का हर एक पल दूसरों के नाम कर दिया। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं ममता की मूरत मदर टेरेसा से और उनकी जिंदगी के पहलुओं से। मैं रक्त से अल्बानियाई हूँ, मैं नागरिकता से भारतीय हूँ, मैं विचारों से कैथलिक हूँ, मगर मेरी किस्मत ने मुझे दुनिया से जोड़ा है। मेरा दिल सीधे तौर पर परमात्मा से जुड़ा है। आज बात एक ऐसी माँ की जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों पर न्यौछावर कर दी। गरीबों के प्रति दया का संदेश उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया। उनका संदेश था कि सबसे कमजोर इंसान की सेवा ही मानवता की सेवा है, और उन्होंने अपना सारा जीवन ऐसे लोगों की सेवा में लगा दिया। वो इंसानियत का चमकता सितारा थी। मदर टेरेसा के प्रेम और समर्पण को दुनिया ने सलाम किया। एग्नेसे गोंगशे बोचियो ने 18 साल की उम्र में अपनी सारी जिंदगी परमात्मा और मानवता की सेवा में समर्पित करने का प्रण लिया। एग्नेसे एक छोटी सी उम्र में ही कैथलिक नन बन गई थीं और उनका दिल प्यार और करुणा से भरा हुआ था। वो लोगों की सेवा के जरिए अपने प्रभु की सेवा करना चाहती थी। सन 1929 में उन्हें एक मिशनरी के साथ भारत आने का मौका मिला। एग्नेसे ने इसे प्रभु की मर्जी और सेवा करने के अवसर के तौर पर देखा। मदर टेरेसा का मानना था कि दुखियों की सेवा ही जीवन का व्रत होना चाहिए। ये सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि उनके जीवन का निचोड़ भी है। उनका पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में बीता। अपनी इसी सेवा के साथ उन्होंने पूरे विश्व में शांति और मानवता का संदेश भी दिया। हमें गरीबों की गरीबी और मजबूरी को अपने आसपास ही समझना होगा। कभी गरीबों से मुंह मत मोड़ो। मदर टेरेसा ने सबसे ज्यादा अपना ध्यान उन लोगों की सेवा में लगाया जो सबसे गरीब थे। वो उन्हें प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कहती, यानी गरीब लोगों में भी जो अति दरिद्र थे। इनमें फुटपाथ पर पड़े कुष्ठ रोगी थे, अकेले और बदहाल रहने को मजबूर मनोरोगी थे, और बुढ़ापे बीमारियों से लाचार लोग थे जो पूरी तरह से असहाय थे। ऐसे लोगों की उन्होंने अपने सेवा केंद्रों के जरिए मदद करना शुरू किया। ये कहना सही होगा कि समाज से दरकिनार किए गए असहाय लोगों को सहारा देना ही इस मदर का मकसद बन गया था। 45 सालों तक वो गरीबों, मजबूरों, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद करती रहीं। अपने मिशनरीज को आगे बढ़ाने का भी काम किया। समाज सेवा के क्षेत्र में दिलों को छू लेने वाले उनके कामों के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, तो साथ ही 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। परमात्मा ने कहा है कि उन्होंने मुझे चुना है, तुम मेरी हो, हर दिन तुम्हें हाँ कहना है, मेरे प्रति पूरा समर्पण करना है। 5 सितंबर 1997 को बीमारियों से जूझ रही मदर टेरेसा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने जो किया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में जिंदादिली के लिए उनकी मिसाल दी जाती है।
समाज सेवा और मानव सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो किया वो शायद ही कोई कर सके, क्योंकि दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है, पर मदर टेरेसा जैसे लोग सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं और उनकी सेवा के काम हमें माँ शब्द के सही मायने सिखाते हैं। परमात्मा ने मुझे शांति का जरिया बनाया। जहाँ भी नफरत आए मुझे प्यार फैलाना है, जहाँ गलत हो वहाँ मुझे माफी की भावना लानी है, जहाँ भी संदेह हो वहाँ मुझे विश्वास लाना है, जहाँ दुख हो वहाँ सुख लाना है, खुद को भुलाकर सबको देखना है, मुझे सबको एक जिंदगी देनी है। Make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by forgetting self that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है, लेकिन सदियों से चली आ रही इस कुरीति को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। अभी भी कई मासूमों की जिंदगी बचपन में हुई शादी के कारण खराब हो जाती है, लेकिन अब बेटियां भी इनके विरोध में आगे आने लगी हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बहादुर बेटियों की दास्तां सुनाएंगे। रोशनी का मतलब होता है प्रकाश। बिल्कुल अपने नाम की ही तरह 14 साल की उम्र में बाल विवाह का विरोध कर रोशनी ने अपनी जिंदगी में आ रहे बाल विवाह के अंधकार को खत्म कर दिया। रोशनी जब 8वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उसके परिवार वाले उसकी शादी कराना चाहते थे, पर रोशनी ने साफ इनकार कर शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी तब मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। तो जब से हमारे एक बाल समूह बना हुआ था, कालीबाई बाल समूह, जो शिव शिक्षा समिति द्वारा चलाया गया था, जिसमें बच्चों को लेकर काम किया जाता है। जो जिस लड़की का बाल विवाह होता है या बाल मजदूरी भेदभाव के बारे में बातचीत की जाती थी, तो उसमें बाल समूह में बाल विवाह के बारे में बताए जाते हैं कि कम उम्र में शादी करने से लड़की माँ बन जाती है, पढ़ नहीं पाती है, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के लिए घर वाले भी ये सोचते थे कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दे। इसी बीच में मेरे भी घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे थे और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। तो घर वालों में मेरे मम्मी पापा तो नहीं थे और भाई बहन कोई नहीं है, बस मैं खुद अकेली हूँ और दादी है और दादाजी हैं, चाचा चाची हैं। तो मेरी शादी करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो वो ये सोचते थे कि कहाँ से पढ़ाएंगे। तो ज़्यादातर तो ये था कि लड़की बोझ होती है और बड़ी हो गई है, गाँव के लोग भला बुरा कहते हैं, तो वो जल्दी शादी करना चाहते थे। मुझे भला बुरा कहते थे और मैं जिधर भी निकलती थी तो सभी ये कहते हैं कि ये लड़की सभी को बिगाड़ेगी। थोड़े दिनों बाद में दादाजी का तो देहांत हो गया था और चाचा चाची चाहते थे कि अब 18 साल की हो गई तो अब शादी कर ले। मैं चाहती थी कि नहीं, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अगर कुछ बनकर ही शादी करूँगी तो घर वाले चाहते थे कि कौन सी नौकरी लगेगी, तू तो पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो मैंने घर वालों ने मना कर दिया कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देंगे। तो हमारे बाल समूह के सदस्यों द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं ने मैंने कहा कि अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, घर वाले पैसे नहीं देते हैं और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो वो जाकर हमारे तहसील के तहसीलदार से बात की। तो तहसीलदार साहब ने फर्स्ट ईयर में मेरे पैसे जमा करवाए थे। जो लड़कियां विरोध करके अपने घर वालों की नाराजगी झेलती हुए आगे तो आती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई नियम ही नहीं बना रखा है कि वो लड़कियां अपना विरोध करके आती है तो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ फिर ऐसा कुछ किया जाए कि वो अपने सक्षम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आगे जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है वहाँ तक पढ़ सके।
रोशनी ने समय रहते बाल विवाह की आंधी को खुद से बचा लिया। पर प्रीति इतनी किस्मत वाली नहीं थी। प्रीति के हाथ बचपन में ही पीले कर दिए गए। पर जब वक्त आया गौने का तो प्रीति ने समझदारी दिखाते हुए साफ मना कर दिया। पापा का नाम रोशन करने की ख्वाहिश मन में लिए प्रीति ने पहले पढ़ाई पूरी करने की शर्त रख दी और प्रीति के आत्मविश्वास के आगे न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि ससुराल वालों को भी झुकना पड़ा। मेरे ससुराल वालों ने बोला कि नहीं हम तो लेके जाएंगे, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा नहीं हम पढ़ाएंगे अपनी लड़की को, कि क्या करेगी पढ़ के, हमारे पास तो बहुत खेती बाड़ी है, खूब है, लड़का भी पैसा कमाता है, ये पढ़ के क्या करेगी। लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगी। हम 5 बहनें हैं, भाई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं एक पढ़ लिख के बड़ी होकर मेरे माता पिता का नाम रोशन करूँ, उनका एक अच्छा नाम रोशन करूँ, मेरा भी नाम रोशन होगा। पीछे मेरे जो बहनें हैं वो मुझे देख के कि मेरी दीदी ने पढ़ाई की, अपना नाम रोशन किया, अपनी एक पहचान बनी, तो वो मुझे देख के सीखेगी। और मेरे गांव में आपरी डीकरी रो हक अभियान से ये मीटिंग हुई थी 2013 में, तो उसमें मुझे भी पता चला कि हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, तो मैं भी वहाँ गई और पता चला कि ये बाल विवाह के बारे में, लड़कियों के जो होने वाले अत्याचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में पता चलता है, तो मैंने भी भाग लिया। उसके बाद में मुझे समझ आया कि सच में बाल विवाह करने से ये कई प्रकार की हानियां होती हैं और लड़कियों के जो आज़ादी के जो सपने हैं वो सब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लड़कियां अपने सपने पूरे नहीं कर पाती है। तो मैंने अपनी मेरे मन में एक योजना बनाई कि क्यों ना हम भी है ना इस विकल संस्था से जुड़े और कुछ ना कुछ तो होगा जिससे लड़कियों के होने वाले अत्याचार कम होंगे, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम होंगे। तो मैंने एक समूह बनाया, रचना किशोरी समूह। बाल विवाह जैसे कलंक को मिटाने के लिए हर घर में प्रीति और रोशनी जैसी बेटियों का होना जरूरी है। अब बारी है रोशनी के उस सेगमेंट की जहां बात होती है महिलाओं के हक की और उनके अधिकारों की। अपराध से पीड़ितों और उनके आश्रितों एवं पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 लागू की है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो किसी अपराध के कारण किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुए हैं, उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, या ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित के आश्रित है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किया जाता है। महिला के विरुद्ध यदि कोई भी अपराध होता है, अर्थात उसको किसी भी अपराध के कारण यदि कोई क्षति होती है, जैसे बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं, एसिड डाल दिया जाता है, कोई भी शारीरिक क्षति कारित की जाए, मारपीट की जाए, उसमें महिलाओं को प्रतिकर देने का प्रावधान है। अंतरिम प्रतिकर का भी प्रावधान किया गया है और फाइनल प्रतिकर का भी प्रावधान किया गया है। अंतरिम प्रतिकर के अंतर्गत दाह संस्कार में व्यय के लिए 10,000 रुपए तक, चिकित्सा व्यय के लिए 25,000 रुपए तक अंतरिम प्रतिकर दिया जाता है। जैसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो थानाधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सर्टिफिकेट जारी करे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रेफर करे। अंतरिम प्रतिकर तुरंत देने का प्रावधान है अविलंब। अगर किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, मान लीजिए, और उसके पास पैसे नहीं है, तो चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, यानी उसका हॉस्पिटल का खर्चा वहन किया जाता है। और एसिड हमले में विशेष प्रावधान किया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पीड़ित को अंतरिम प्रतिकर दे दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करे, उसके सेक्रेटरी से संपर्क करे तो उसकी समस्या का निदान हो सकता है। और उसके बाद भी अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। ये दुनिया है धूप से भरी, पर वो बस छांव सी होती है, स्नेह से सजी, ममता से भरी, क्योंकि माँ तो बस माँ ही होती है। किसी कवि की इन 2 पंक्तियों ने भले ही माँ के असीम प्यार का बखान करने की काफी हद तक कोशिश की हो, पर सच तो ये है कि माँ के त्याग, सौहार्द, संवेदनशीलता, उदारता व स्नेह का आयाम आज तक
कोई तय नहीं कर सका। कहने का मतलब है कि मां का ऋण कोई चुका ही नहीं सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ रोशनी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई प्रेरणादायी कहानी है या नारी जगत की खबरें हैं तो आप हमें roshni@a1tv.tv पर संपर्क कर सकते हैं।